गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ तक पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्पैक्शन के बारे में देखा था, कॉम्पैक्शन कर्व के बारे में देखा था हम लोगों ने, और ये भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं हमारा क्या होता था, गामा डी ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, बढ़ता था। लेकिन कुछ एक ऐसा टाइम आता था, एक ऐसा वाटर कंटेंट होता था कि जिसके बाद हम वाटर कंटेंट को अगर बढ़ाते थे तो हमारा क्या होता था, ड्राई डेंसिटी वेट जो है हमारा कम होता जाता था। ठीक है, तो चलो उसी के आगे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना बात को आप लोग। हम लोगों ने जो पहले देखा था कि ये हमारा एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते थे, आप लोग याद करके बताओ जल्दी से। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते थे वाटर कंटेंट, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते थे, गामा डी का वैल्यू लेते थे। ठीक है, हमारा ये। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो है एक कर्व इस टाइप से बनते हुए नज़र आता था। ठीक है, एक कर्व जो है हमारा इस टाइप से बनते हुए नज़र आता था। तो ये जो सबसे मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम पीक पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के पे जो वाटर कंटेंट होगा, जैसे मान के चलो यहाँ 0 वाटर कंटेंट, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे आएगा कि नहीं। तो इस यहाँ पर वाटर कंटेंट, इस पॉइंट का मतलब समझो थोड़ा सा। इस पॉइंट के बाद मान के चलो यहाँ पर 50% है। अब क्या करो, 50 से आगे बढ़ो। 50% जब वाटर तक रहेगा, ठीक है, 50% जब तक रहेगा पानी, तब तक हमारा क्या होगा, गामा डी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखो कैसे, अगर मान के चलो आप 10% लिए पानी, इसी में 10% लिए तो गामा डी बढ़ रहा था, 20% लिए गामा डी बढ़ा, 30% लिए गामा डी बढ़ा, सब में बढ़ रहा है, 40% लिए गामा डी बढ़ा, 50% लिए तो गामा डी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है अपना। ठीक है, लेकिन अब जैसे आप 51% लोगे तो आपका गामा डी क्या होगा, कम होते जा रहा है। कैसे, ग्राफ से भी आप लोगों को पता चल रहा है हमारा। तो एक मैक्सिमम लिमिट होता है जिसके बाद जो है हमारा ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट जो है वो कम होने लगता है। उस मैक्सिमम लिमिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑप्टीएम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी कहते हैं। ठीक है, ओएमसी। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या है हमारा, ओएमसी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या पढ़ना है इसको, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और इसके सामने जो हमारा पास ये आएगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा, इधर क्या है हमारे पास, गामा डी है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, गामा डी मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो हमारा स्ट्रेंथ होगा, मैक्सिमम गामा डी का जो वैल्यू होगा हमारा यही पॉइंट पे होगा। ठीक है, एक चीज़ और हम लोगों ने बताया था, इस कर्व को हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन कर्व। हम लोग प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कर्व के नाम से जानते हैं इस कर्व को। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने एक और बताया था आप लोगों को कि ये जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया है ये किसके लिए है, ये है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए, प्रोक्टर टेस्ट के लिए। ठीक है, पहला बात। तो सर एक और टेस्ट होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो ध्यान से। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग बढ़ा के लेते हैं। क्या क्या चीज़ सभी चीज़ों को बढ़ा के लेते हैं, पहला वॉल्यूम ऑफ मोल्ड तो सेम ही लेते थे जैसा कि मैंने बताया था। वेट ऑफ हैमर ज़्यादा लेते हैं, वेट ऑफ हैमर इस टेस्ट में, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जहां 5.5 था तो मॉडिफाइड में कितना लेते थे, 10 लेते थे, 10 पाउंड। वेट ऑफ फ्री फॉल भी हम लोग ज़्यादा लेते थे, इसमें 12 इंच था तो मॉडिफाइड में 18 इंच। ठीक है,
उसके बाद नंबर ऑफ लेयर भी हम इसमें 3 लेते थे, तो मॉडिफाइड में 5 लेते थे। तो हम लोग हर चीज़ों को बढ़ा के ले रहे हैं। हर चीज़ों को जब बढ़ा के लोगे तो कॉम्पैक्ट जो है हमारा ज़्यादा होगा ना। आप चीज़ों को सोचो कि इस पर हम लोग कम वेट लगा रहे हैं तो ये कम कॉम्पैक्ट होगा, ज़्यादा वेट लगा रहे हैं तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में क्या होता है, सारा प्रोसीजर मतलब सारा जो टेस्ट का स्टेप होता है सारा चीज़ सेम, ठीक है। उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपको यहाँ बनते हुए नजर आएगा, थोड़ा सा इससे ऊपर बनता है। जब आप कंपटीशन में जाओगे ना तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का तो नीचे बनता है, तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का ग्राफ जो है कौन सा ग्राफ, कॉम्पैक्शन कर्व जो है वो कहाँ बनता है, तो आपका स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से ऊपर बनता है वो, ठीक है। तो इसका भी देखो, इसका भी कुछ ना कुछ पीक पॉइंट होगा। इस पीक पॉइंट के यहाँ पर आएगा मान के चलो, तो ये होगा OPC OMC किसके लिए, मॉडिफाइड के लिए, और ये किसके लिए था, स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। हम ये अप्रोक्स माने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये किसके लिए है, मॉडिफाइड के लिए। सेम कर्व बनेगा, ठीक है, और इसका गामा डी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे चल जाएगा गामा डी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारा डेंसिटी होगा, ज़्यादा ड्राइव यूनिट वेट होगा। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने OMC को देखा था, ठीक है। तो इसके बारे में OMC को हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सर OMC का डिफिनेशन क्या होता है, OMC का जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है उसका डिफिनेशन क्या बोलोगे, तो लिखना है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट corresponding to which maximum dry density is achieved। सिंपल सा लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट corresponding to which maximum dry density is achieved। हम लोगों ने क्या किया था, यही ना बना था। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया OMC। तो OMC हम वैसा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को कहते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट क्या था, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट, क्योंकि इससे आगे तो ये कम होते जा रहा है। तो यही होता है हमारे पास OMC। तो OMC क्या है, एक ऐसा वाटर कंटेंट है, ठीक है, जिसके बाद हम लोग अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो हमारा ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट जो है वो कम होने लगता है, और OMC के उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला के वाइज हम लोग भी आप समझेंगे यहाँ से क्या क्या समझते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल पर्सन पे आ रहे हैं, न्यूमेरिकल पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो याद करो, हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ा था गामा डी का 2 रिलेशनशिप हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला है रिलेशनशिप गामा डी बराबर, हम लोगों को याद रखना है 1 - NA वाटर कंटेंट इंटू G इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1 + WG। लिख लो कॉपी में आप लोग, ये रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, आप लोग देख लेना ये रिलेशनशिप कैसे आता है। इसको हम लोगों ने चैप्टर 2 में ही डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, कहता है हमारे पास प्रैक्टिकली, ध्यान से देखो, पॉइंट आउट भी करते जाएंगे। प्रैक्टिकली Na का जो वैल्यू है, ईटा ए का जो वैल्यू है ये 0 नहीं होता है। कभी भी आप सोचो, इमेजिन करो, आप कोई सॉइल लिए उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या 100% उस सॉइल में, सबसे पहले ये बताओ कंपैक्शन मतलब होता क्या था। कंपैक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बाहर करते थे, एयर बाहर करते थे, ठीक है। जब कंपैक्शन में सिर्फ हम लोग एयर को बाहर करते हैं, ठीक है, और हमको कहा जा रहा है कि क्या Na का वैल्यू मतलब एयर कंटेंट का वैल्यू जो है, ईटा ए का वैल्यू जो है
ईटा ए का वैल्यू जो है क्या वो जीरो हो सकता है हमारे पास? नहीं, ठीक है। ईटा ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, आप कोई भी सॉइल लेके आओ, उस सॉइल से अगर आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो तो 100% कभी भी एयर बाहर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली हमारा जो एयर जो है फुल्ली तरीका से, बिकॉज 100% एयर एक्सपल्सन, एक्सपल्सन मतलब बाहर होना, इज नॉट पॉसिबल। कभी भी प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 100% जो है एयर आप कॉम्पैक्ट करके बाहर नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली माना गया है। लेकिन बट थियोरेटिकली, हम लोग थियोरेटिकली मान के चलते हैं, जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं थ्योरी के अनुसार, तब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा Na का वैल्यू जो है वो क्या है? जीरो है। ये 2 पॉइंट आप याद रख लो, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना है कि हम लोग प्रैक्टिकली तो नहीं मान के चलते हैं, लेकिन जब हम लोग थियोरेटिकली, जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, क्वेश्चन बनाने जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? थियोरेटिकली Na का वैल्यू को जीरो मान लेते हैं कि हम लोग जब कॉम्पैक्ट किए तो सारा का सारा एयर बाहर हो गया, ठीक है। ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? देखो तो 1 माइनस जीरो जी इंटू गामा डब्लू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्लू जी। तो गामा डब्लू 1 में से बन गया जीरो इंटू जी इंटू गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू जी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? जी इंटू गामा डब्लू बाय 1 प्लस डब्लू जी, ठीक है। जहां पर जी हमारा क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ वाटर, डब्लू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो गामा डी का हमारा एक और फॉर्मूला आ गया। तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मान लिए हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 1। तो यहां तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक। तो देखो यहां से इसी इक्वेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, आप लोग सिलेबस में भी देखना। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दिया गया इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन। क्यों कहा गया सर इसको इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन क्यों कहा गया? क्योंकि देखो हम क्या माने हैं? Na का वैल्यू जीरो, ठीक है। जब हम Na का वैल्यू को जीरो मान लिए हैं, मतलब हमारे पास एयर जो है उस सॉइल में कुछ भी नहीं है, एयर की जो मात्रा है कुछ भी नहीं है। तो अब इस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं जीरो एयर। जीरो एयर क्या चीज़ का? वॉइड का। तो वॉइड में क्या है? जीरो एयर है, इसलिए इस इक्वेशन को नाम दिया गया जीरो एयर वॉइड लाइन। क्लियर है बात को समझने में? आपका इस टॉपिक में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन से क्या समझते हैं, तो क्या बताओगे इसको? तो इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन से आप ये बताओगे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, थोड़ा सा सुनना बात को, कि इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन वो इक्वेशन होता है जिस कंडीशन पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, उस सॉइल में एयर की जो मात्रा है अगर कंप्लीटली जीरो हो जाए आफ्टर कंपैक्शन, ध्यान से सुनो, आफ्टर कंपैक्शन अगर एयर की मात्रा अगर हम उस सॉइल में कंप्लीटली जीरो मान ले, उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास जीरो एयर वॉइड लाइन, ठीक है। क्लियर है समझने में यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी में हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक। अब कहता है हमारे पास, हम लोगों ने गामा डी का एक और फॉर्मूला पढ़ा है। गामा डी का एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, गामा डी बराबर हमारे पास एक और फॉर्मूला है जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। मैंने बोला था ना हर एक फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसलिए मैं जब पढ़ा रहा था यूनिट 2 बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीपली पढ़ाया है, ठीक है, कि आप लोगों को कभी भी कुछ दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आप लोग टाइम मिलते मिलते उसको देखते रहना हमेशा।
तो देखो एक और इक्वेशन है हमारे पास गामा दी का। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला ES बराबर WG, फॉर्मूला पता है आप सभी को, अच्छे से पता होगा। तो E बराबर क्या होगा, देखो तो WG/S, E बराबर WG/S, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बस पुट कर रहे हैं G इंटू गामा W 1 प्लस, और E का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से, तो WG/S। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, ये वाला इक्वेशन मान लिया। अब समझना यहाँ से, इस देखो बहुत सारा चीज़ जो है ना वो थ्योरी कॉपी में लिख नहीं सकते, आपको सुनना पड़ेगा। तो अब देखो इस इक्वेशन के बाद हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने क्या किया, सॉइल लेके आया, ध्यान से सुनो, सॉइल लेके आया। सॉइल लेने के बाद आने के बाद कौन सा टेस्ट किया, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, कोई भी टेस्ट किया आप लोगों ने, ठीक है, कोई भी टेस्ट कर लिया। सॉइल मेरा कॉम्पैक्ट हो गया। जब सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एयर क्या हो गया, सारा निकल गया। एयर जब सारा निकल गया तो क्या मानोगे आप, एयर जब सारा निकल गया तो क्या मानोगे, मतलब Na का वैल्यू 0 हो गया और इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 0 एयर वॉइड लाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। आप समझो आपके पास एक सॉइल है, हमको पता है सॉइल में 3 फेज होते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब बताओ इस कंडीशन के बाद आपके पास, इस कंडीशन के पास आपके पास कितने फेज सिस्टम आ गए, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन, इस कंडीशन के बाद तीसरे नंबर के पॉइंट के बाद आपका जो सॉइल है किस फेज में आ गया, 3 फेज में या 2 फेज में। तो आपका आंसर आएगा सर एयर तो 0 हो गया, मतलब वॉइड में हमको क्या पता है, VV बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, लेकिन ये तो 0 हो गया। तो मतलब अब पूरा का पूरा वॉइड किससे भरा है, वाटर से भरा है। जब पूरा का पूरा वॉइड वाटर से भरा हो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 1 होता है। आप लोगों को याद हो गया क्यों हुआ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, क्योंकि पूरा का पूरा वॉइड एयर से भर गया, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से, इसको आप लोग कॉपी में लिखोगे, हम थोड़ा हट रहे हैं, कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसी कंडीशन में हमको पता चल गया S का वैल्यू क्या है, 1 है। क्यों है 1, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा वॉइड वाटर से भर गया है। तो गामा डी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, G इंटू गामा W बाय 1 प्लस WG, और S का वैल्यू क्या है, 1 है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, 1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, छोड़ दो। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखो, गामा डी बराबर G इंटू गामा W 1 प्लस WG, सेम है। गामा डी बराबर G इंटू गामा W 1 प्लस WG, दोनों फॉर्मूला तो सेम ही है यहाँ। लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग मान लिए इक्वेशन B या 2 मान लो, 2 मान लिए। लेकिन इस फॉर्मूला को जब हमारा S का वैल्यू 1 था, जब हम लोग डिराइव किए, तब यहाँ पर क्या था, Na का वैल्यू 0 था, तब हम लोग ये फॉर्मूला आया। यहाँ क्या है, S का वैल्यू 1 रखने से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो अब देखो इस इक्वेशन का, इसका नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ 100%, इक्वेशन ऑफ 100% सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन SATURAT, सैचुरेशन लाइन, ठीक है। क्यों बोला गया 100%, क्योंकि S का वैल्यू 1 था। तो हमारा जो है 2 टाइप के लाइन होते हैं, इक्वेशन ऑफ 0 एयर वॉइड लाइन, वहाँ पर हमारा एयर कंटेंट की वैल्यू 0 होगी। इक्वेशन ऑफ 100% सैचुरेशन लाइन, जहाँ S का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। क्या बताओ, यहाँ पर Na का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर भी 0 ही होगा, तब ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, आपको ये याद रखना है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस फॉर्मूला का मतलब हो गया कि आपका 100% कॉम्पैक्टेड हो चुका है, ठीक है। ये जो है ऐसा जो कंडीशन है 100% सेचुरेशन लाइन, 100% जीरो एयर वॉइड लाइन, ऐसा प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो या कभी भी निकाल नहीं सकते हो कि आपका पूरा का पूरा सॉइल से एयर निकल जाए, ठीक है, या वाटर कंप्लीट रहे, ठीक है। इसलिए ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली आपको पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और समझाएंगे, जल्दी से इसको लिख लो, आगे एक थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, इसमें पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है, जल्दी से। तो देखो अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं, हम लोगों ने एक पढ़ा था ग्राफ, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक कर्व देखा था, कौन सा कर्व था ये, कॉम्पैक्शन कर्व। कौन सा कर्व था, कॉम्पैक्शन कर्व। कॉम्पैक्शन कर्व कौन से टेस्ट के लिए था, ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए। मॉडिफाइड के लिए चलो यहाँ पर बना दिए, ये स्टैंडर्ड के लिए, ये मॉडिफाइड के लिए हम लोगों ने बना दिया। OMC कहाँ होता था, यहाँ OMC इसका यहाँ होता था, और यहाँ का OMC यहाँ चलो होता था, हम लोगों को पता था यहाँ तक। अब ये सर ये जो लाइन है जीरो एयर वॉइड लाइन और इक्वेशन ऑफ 100 सैचुरेशन लाइन, ये कहाँ होगा, तो ये जो है हमेशा, ये जो है हमेशा कहाँ होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे, देखो ध्यान से समझना कहाँ पर होता है, आप क्या करो, एक स्टैंडर्ड का, ये क्या था, स्टैंडर्ड का था, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ये किसका था, मॉडिफाइड का था, ठीक है। अब दोनों टेस्ट के पिक पॉइंट को, मतलब OMC के जो पिक पॉइंट थे, या गामा डी जो था, गामा डी यहाँ था एक का, और यहाँ का एक गामा डी यहाँ था, ये गामा डी मैक्सिमम किसका था, स्टैंडर्ड का था, और ये गामा डी मैक्सिमम किसका था, मॉडिफाइड का था। दो टाइप के हमने पढ़ाए हैं आप सभी को, ठीक है। तो अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन पास करो। हम लोगों ने लाइन पास कर दिया यहाँ पर, तो इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ ऑप्टिमस। इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ ऑप्टिमस। लाइन ऑफ ऑप्टिमस क्या होता है, अगर आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के गामा डी मैक्सिमम को और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के गामा डी मैक्सिमम को जोड़ते हुए जो लाइन होता है, उसको लाइन ऑफ ऑप्टिमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर इसका बारे में बता रहे थे आप, हाँ ध्यान से सुनो। तो इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन पैरेलल टू लाइन ऑफ ऑप्टिमस, ये किसके पैरेलल होगा, लाइन ऑफ ऑप्टिमस के पैरेलल, लाइन ऑफ ऑप्टिमस के पैरेलल। तो लाइन ऑफ ऑप्टिमस के पैरेलल जो लाइन होगा, देखो ये लाइन, लाइन ऑफ ऑप्टिमस के पैरेलल जो लाइन होता है, उसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम हो गया इक्वेशन ऑफ, यहां लिखते हैं इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन, ठीक है। सर इसके बारे में बताइए, इक्वेशन ऑफ 100 सैचुरेशन लाइन कहाँ हो गया, आप तो बता दिए इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन जो है लाइन ऑफ ऑप्टिमस के पैरेलल होता है। और लाइन ऑफ ऑप्टिमस क्या होता है, आप अगर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के गामा डी मैक्सिमम को और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के गामा डी मैक्सिमम को जोड़ते हुए जो लाइन को बनाते हैं, उसको कहा जाता है लाइन ऑफ ऑप्टिमस। तो इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन क्या हुआ, अगर हम लोग इसको इसके पैरेलल अगर बनाते हैं तो इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन हुआ, ठीक है। अब सर इसके बारे में तो देखो, तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम था हमारे पास, दोनों का फॉर्मूला सेम था, तो दोनों का जो लाइन है वो एक ही जगह आएगा। तो इसी के ऊपर जस्ट देखो, इसी के ऊपर जैसे हम देखो उसका ब्लैक बनाए थे, इसका ग्रीन बनाए, तो दोनों इक्वेशन क्या है, ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पे। तो यही लाइन आपका दो नाम से कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन और इक्वेशन ऑफ
100% सैचुरेशन लाइन, दोनों हम सेम ही लाइन को कहते हैं। समझ में आया पॉइंट को यहाँ तक? तो आपको ये याद रखना है। तो आपको ये भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन एंड इक्वेशन ऑफ 100% सैचुरेशन लाइन और ऑलवेज ओवरलैप, ऑल ओवरलैप कर जाएगा ये, ठीक है, ऑलवेज ओवरलैप ईच अदर। लाइन ऑफ ऑप्टिमस समझ में आ गया। दोनों यहाँ क्यों आया? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम था। जीरो एयर वॉइड लाइन क्यों होगा? क्योंकि Na का वैल्यू 0 है। इस यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि S का वैल्यू 1 है, इसलिए 100% सैचुरेशन लाइन बोले। लाइन ऑफ ऑप्टिमस, सारा चीज़ों को आप लोग क्या करो, कॉपी में इसको नोट कर लो। अब जो है हम लोग कॉम्पैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे, तब हम लोग आगे डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन को देखेंगे, कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट को देखेंगे और कुछ जो इसमें टॉपिक बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।